नॉर्मल अगर बात की जाए तो टक्कर होती क्या है? टक्कर आप कहते किसे हो? दो वस्तुओं के टकराने को। यही तो कहते हो ना कि दो वस्तुएं टकराई है, तो हम उसी चीज़ को क्या कहते हैं? टक्कर कहते हैं। तो दो वस्तुओं का जो टकराना होता है वही हमारी क्या कहलाती है? टक्कर कहलाती है। अब हम क्या मान के चलते हैं? हम ये मानते हैं कि हमारे पास में दो द्रव्यमान है, कोई भी दो पिंड है जिनके अलग अलग द्रव्यमान है। हमने सेम नहीं लिए हैं, सेम हो भी सकते हैं, हम अलग अलग मान के चलेंगे। तो हमने क्या करा? दो द्रव्यमान लिए हैं, एक ये है जिसका द्रव्यमान है m1, दूसरा ये है जिसका द्रव्यमान है m2। ओके बच्चों, और ये जो दोनों द्रव्यमान है, हमने यहाँ पे एक कंडीशन और मानी है। वो क्या मानी है? कि हमारा जो ये वाला द्रव्यमान वाला जो पार्टिकल है m1 वाला, उसकी इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि जब वो चला तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी को v1i ऐसे कहा हमने। इस तरह से लिखिएगा v1i। 1i का मतलब होता है इनिशियल और 1 का मतलब है इस पहले वाले पार्टिकल की वेलोसिटी। ओके, और हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो ये दूसरा पार्टिकल है इसकी v2i, वो हम क्या मान के चलते हैं? 0। आप लोग u1 u2 भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा आपको सुटेबल लगे। भाई इनिशियल को u1 u2 मान लो, फाइनल को v1 v2 मान लो, वो आपके ऊपर है। इसमें हमारे डेरिवेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ सिंबल्स बदल जाएंगे। तो हम ये मान रहे हैं कि पहले वाले की वेलोसिटी तो कितनी है? v1i, और दूसरा वाला हमारा रेस्ट पर है, यानी कि वो गति नहीं कर रहा है, हम मान के चल रहे हैं ये। तो दूसरे वाले को हमने क्या मान लिया? रेस्ट पे। ओके, अब ये पार्टिकल इससे गति करेगा, गति करता करता इसके पास आया तो टकराएगा। भाई ये स्थिर और ये गति करता करता आएगा तो इससे टकराएगा। जब टकराया तो अब कुछ भी हो सकता है कि दोनों एक वेलोसिटी से चले, दोनों अलग अलग दिशाओं में चले, दोनों एक दिशा में चले, या एक रुक जाए एक गति करे, कोई भी कंडीशन हो सकती है। हम यहाँ पे क्या मान के चल रहे हैं कि दोनों अलग अलग दिशाओं में अलग अलग वेलोसिटी से चल रहे हैं, हमने माना है ये। तो हमने माना कि टकराने के बाद में हमारा जो m2 है वो इस दिशा में चला गया, m1 इस दिशा में चला गया, और दोनों की वेलोसिटी बदल गई। इसकी कितनी थी शुरू में? v1i, अब कितनी हो गई? v1f। ये तो रेस्ट पर था, लेकिन अब इसकी भी कोई वेलोसिटी हो गई। भाई ये टकरा के चला तो इसकी वेलोसिटी को मैंने कितना मान लिया? v2f। ये हमने माना है। कंडीशन बहुत सारी हो सकती है, हमने उनमें से किसी एक कंडीशन को चूज किया है। ओके, तो सिंपल, मतलब ये जो टॉपिक है ना बच्चों, ये बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन फिर भी बच्चों को बहुत टिपिकल लगता है। पता है क्यों? क्योंकि वो इसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते हैं। अगर आप इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट पे चले जाओगे ना, तो आपको ये टॉपिक इतना इजी लगेगा कि आपको लगेगा कुछ है ही नहीं, टक्कर दो। ओके, और ये जो चीज़ है ना, आप डेली लाइफ में देखते भी आ रहे हो। अभी हम देखेंगे कि हम यहाँ पे कुछ कंडीशंस निकालेंगे जो हमें डेली लाइफ में भी देखने को मिलती है। ओके, तो ये चीज़ समझ में आई। अब हमने मान लिया कि ये एक्स दिशा से ये θ1 पर चला गया और ये θ2 एंगल पर चला गया। भाई एक्स दिशा से इसने θ2 एंगल बना लिया और इसने θ1, ये m1 है और ये हमारा m2 है। ओके, अब इतना आपको समझ में आया। अब जो हमने डायग्राम बनाया है, हमें उसकी थ्योरी लिखनी है। थ्योरी लिखना अब तक आप लोग सीख चुके होंगे कि जैसा जैसा हमने डायग्राम में बनाया है वैसी वैसी थ्योरी लिख दीजिए। डायग्राम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, पेंसिल से ड्रॉ होना चाहिए, और डायग्राम मस्ट होता है। बिना डायग्राम के फिजिक्स में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जहाँ डायग्राम है वो आपको बनाना ही है। ओके, तो क्या हुआ? दो द्रव्यमान है m1 और m2 के कोई दो कण हैं, जहाँ m1 v1i चाल से गतिमान है और m2 मेरा क्या है? स्थिर, यानी कि रेस्ट पर है। द्रव्यमान m1 जब m2 से टकराता है तो टक्कर के पश्चात एक चीज़ मुझे बताओ, क्या दो वस्तुएं जब टकराती है तो क्या उनके जो मास होते हैं वो परिवर्तित होते हैं क्या? नहीं ना भाई, मास तो एज इट इज ही रहता है, मास में तो कोई चेंज आता नहीं है। तो द्रव्यमान m1 जब m2 से टकराता है तो टक्कर के पश्चात m1 m2 अलग अलग दिशाओं में गति करते हैं। इसलिए मैंने इनके मास यही माने जो पहले थे। भाई मास में तो कोई चेंज आने से रहा, भाई वेलोसिटी ही चेंज हो सकती है, और वेलोसिटी कितनी हो गई? v1f और v2f हो गई। इतना समझ में आया? चलिए अब देखिए, हमारी जो कॉलिजन होती है, यानी कि जो टक्कर होती है, वो दो प्रकार की होती है। एक हम कहते हैं प्रत्यास्थ टक्कर, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इलास्टिक कॉलिजन, और एक होती है अप्रत्यास्थ टक्कर, जिसे हम कहते हैं इनइलास्टिक कॉलिजन। ओके, हम दोनों को यहाँ पे स्टडी करेंगे, दोनों की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आएगी यहाँ पे, जो आपको एज ए रिजल्ट याद रखनी है। ओके, एग्जाम में उन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो दो तरह की टक्कर हो गई, प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये
इलास्टिक कॉलिजन, प्रत्यास्थ टक्कर है क्या? तो सुनिए, अगर आपकी जब टक्कर हो रही है, कोई दो पिंड आपस में टकरा रहे हैं, तो टक्कर के पूर्व की गतिज ऊर्जा और टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा अगर बराबर है, अगर आपके कोई दो पिंड है वो आपस में टकरा रहे हैं, तो उनकी टक्कर के पूर्व की टोटल काइनेटिक एनर्जी आप निकालिए। काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पे, जो हम पढ़ चुके हैं, और टक्कर के बाद की निकालिए। अगर के इनिशियल बराबर के फाइनल है, के इनिशियल बराबर क्या है मेरा, के फाइनल है, तो उस कंडीशन में बताओ जितनी ऊर्जा पहले थी उतनी ही आपको गतिज ऊर्जा बाद में मिली, तो कोई ऊर्जा हानि हुई? भाई ऊर्जा का कहीं भी कोई लॉस नहीं हुआ ना। तो ऐसी जो टक्कर होती है जिसमें कोई ऊर्जा हानि नहीं होती है, जितनी गतिज ऊर्जा पहले थी उतनी ही गतिज ऊर्जा हमें बाद में मिली, तो इस प्रकार की जो टक्कर होती है उसे हम कहते हैं इलास्टिक कॉलिजन। ओके बच्चों, तो आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है। अगर टक्कर में कोई ऊर्जा हानि नहीं होती है, ठीक है, तो ऐसी टक्कर हमारी क्या कहलाती है, प्रत्यास्थ टक्कर कहलाती है। अब नोट करके आपको एक पॉइंट, टैबलेट पॉइंट मान लीजिए, चाहे आपको ये टैबलेट खानी ही खानी है, हमेशा याद रखनी है कि अगर आपकी जो टक्कर है वो प्रत्यास्थ है, तो आपका संवेग और आपकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो दोनों ही इसमें संरक्षित रहती है। यानी कि कभी भी आपको प्रत्यास्थ टक्कर के बारे में स्टडी करना है और आपको उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो आप वहाँ पर दो कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। इन दोनों कंडीशन का डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, ये हम लोग हायर एजुकेशन में पढ़ते हैं। आपको सिर्फ यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि इलास्टिक जो कॉलिजन होती है उसमें हमारा संवेग भी संरक्षित रहता है, यानी कि हम संवेग संरक्षण नियम अप्लाई कर सकते हैं, और हमारी गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहती है, तो हम गतिज ऊर्जा का संरक्षण नियम भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन सी राशियाँ संरक्षित रहती है, संवेग और गतिज ऊर्जा। अभी हम आगे इसका यूज़ करेंगे, इस पॉइंट का यूज़ हम आगे करेंगे, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके बच्चों, समझ में आया कि हमारी इलास्टिक कॉलिजन क्या होती है, जिसमें हमें कोई ऊर्जा हानि नहीं होती है, पहले की गतिज ऊर्जा और बाद की गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, और इसमें संवेग और हमारी जो गतिज ऊर्जा होती है वो क्या रहती है, संरक्षित रहती है। अब देखो, इसका एग्जाम्पल जो होता है वो होता है कि जो हमारे परमाणुवीय या जो हमारे नाभिकीय जो मूल कण होते हैं ना, ये आप लोग पढ़ोगे 12th में नाभिकीय मूल कणों के बारे में। ये जब टक्कर करते हैं तो इस प्रकार की टक्कर को हम प्रत्यास्थ मान के चलते हैं। हम ये मानते हैं कि यहाँ कोई ऊर्जा हानि नहीं होती है। तो परमाणुवीय या जो नाभिकीय जो मूल कण होते हैं उनमें होने वाली जो टक्कर होती है उसको प्रत्यास्थ टक्कर माना जाता है। चलिए, इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कोई एक m1 द्रव्यमान का पिंड है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है u1, कोई m2 द्रव्यमान का पिंड है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u2। दोनों आपस में टकराएंगे ना भाई, दोनों आपस में क्या करे, टकराए। जब दोनों आपस में टकराए तो अब दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। इसकी हो गई v1 और इसकी हो गई v2। अब हमने क्या कहा कि अगर हमारी टक्कर प्रत्यास्थ है, मान लो कि ये टक्कर जो है वो प्रत्यास्थ है, तो हम यह संवेग संरक्षण भी लगा सकते हैं और ऊर्जा संरक्षण, गतिज ऊर्जा के लिए ऊर्जा का संरक्षण नियम भी यहाँ पे लगा सकते हैं। संवेग संरक्षण नियम क्या होगा, संरक्षण नियम का मतलब क्या होता है, ये हम पढ़ चुके हैं कि टोटल इनिशियल कितना संवेग है और फाइनल कितना है, दोनों बराबर होने चाहिए। संवेग जो होता है वो क्या होता है, संवेग होता है हमारा P बराबर mv, होता है नहीं होता, होता है ना। तो पहले इसको इस पार्टिकल के लिए लिखो, पहले इनिशियल लिखो, जब दोनों अलग अलग थे तो कितना होगा m1 u1, और वेक्टर फॉर्म में लिखा है हमने, प्लस m2 u2। ये बताओ टोटल हमारा इनिशियल संवेग हुआ नहीं हुआ, pi। फाइनल कितना होगा m1 v1 प्लस m2 v2, u1 u2 v1 v2 वेक्टर क्वांटिटी है, वेग है, तो इनके ऊपर मैंने वेक्टर लगाया है। ओके, तो ये हो गया हमारा संवेग संरक्षण नियम। ये लिखना आ गया, टिपिकल नहीं है, पहले कितना था टोटल, बाद में कितना था, दोनों को बराबर कर दिया। अब प्रत्यास्थ टक्कर में संवेग के साथ साथ क्या संरक्षित रहती है, गतिज ऊर्जा भी, तो ऊर्जा संरक्षण नियम भी लगाएंगे ना। अब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा के होती है, पढ़ा है हमने, हाफ mv² होती है। तो पहले की गतिज ऊर्जा निकालो, हाफ m1 u1² प्लस हाफ m2 u2²। ये हो गई मेरी के इनिशियल, के फाइनल क्या होगी, हाफ m1 v1² प्लस हाफ m2 v2²। ये हो गई मेरी के फाइनल। तो ये दोनों भी इसमें बराबर होती है।
अगर हमारी टक्कर कैसी है, प्रत्यास्थ। ओके, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये दोनों हम अप्लाई करेंगे हमेशा। ओके, अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ ताकि आप लोग इसको उतार सको। तो इतना आपको समझ में आया। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब अगर हमारी टक्कर अप्रत्यास्थ हो, पहले जानते हैं कि अप्रत्यास्थ टक्कर क्या होती है। प्रत्यास्थ तो समझ में आ चुका। अब अप्रत्यास्थ, इनइलास्टिक कॉलिजन, ये क्या होती है? जब दो पिंड टक्कर के पश्चात, अगर कोई दो पिंड है वो टक्कर के पश्चात एक दूसरे से चिपक जाए, एक दूसरे से क्या हो जाए, चिपक जाए, या आपस में सटे रहे, यानी कि दोनों एक ही वेलोसिटी से गति करें। भाई आपस में चिपकेंगे, आपस में सटे रहेंगे तो दोनों की वेलोसिटी सेम होगी नहीं होगी? होगी ना। तो अगर दो पिंड टक्कर के पश्चात एक दूसरे से चिपक जाए या एक दूसरे से आपस में सटे रहें, तो ऐसी टक्कर को हम क्या कहते हैं बच्चों? ऐसी टक्कर को हम कहते हैं अप्रत्यास्थ टक्कर। ओके, अब इस टक्कर में क्या होता है वो सुनिए। हमारी जो अप्रत्यास्थ टक्कर होती है उसमें हमारी गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है, यानी कि यहाँ पर ऊर्जा जो होती है उसका कुछ पार्ट लॉस हो जाता है। किस रूप में? किसी भी रूप में हो सकता है, ध्वनि के रूप में निकल जाए, ऊष्मा के रूप में निकल जाए, कुछ भी, एनीथिंग। ठीक है, तो अप्रत्यास्थ जो टक्कर होती है उसमें गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है तथा गतिज ऊर्जा का जो अधिकांश भाग होता है, यानी कि इसकी जो गतिज ऊर्जा थी उसका जो अधिकांश भाग होता है वो अन्य प्रकार की ऊर्जाओं में क्षय हो जाता है। अब वो ध्वनि भी हो सकती है कि भाई दोनों आपस में टकराए तो आवाज़ हुई, तो ध्वनि के रूप में ऊर्जा निकली नहीं निकली, या ऊष्मा के रूप में निकल गई, कुछ भी, एनीथिंग, किसी भी रूप में ऊष्मा का हमें क्या होता है, लॉस होता है, एनर्जी का। लेकिन इस टक्कर में हमारा जो संवेग है वो संरक्षित रहता है, यानी कि संवेग में परिवर्तन नहीं होता है। जितना इनिशियल है उतना ही हमें क्या मिलता है, फाइनल। लेकिन गतिज ऊर्जा यहाँ पर संरक्षित नहीं रहती है। तो अब आप मुझे बताइए कि प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ टक्कर में क्या फ़र्क है? अगर टक्कर प्रत्यास्थ है तो हमारा संवेग भी संरक्षित रहेगा और हमारी गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहेगी। लेकिन अगर हमारी टक्कर अप्रत्यास्थ है तो हमारा संवेग तो संरक्षित रहेगा लेकिन हमारी गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगी। कुछ एनर्जी का हमें लॉस हो जाता है, वो किसी भी रूप में हो सकता है। तो यहाँ पे आप ये दूसरी टैबलेट भी खा लीजिए क्योंकि यही हमें आगे यूज़ में कर लेनी है। जैसे इसका एग्जाम्पल देता हूँ, बंदूक से जब आप गोली चलाते हो तो गोली जो है जिस लक्ष्य पे आप चला रहे हो, बंदूक से चलने वाली जो गोली होती है वो उसमें जाके रुक जाती है ना। अगर वो उसमें रुक जाती है तो बताओ वो उससे चिपकी नहीं चिपकी? चिपक गई ना। तो ऐसी जो टक्कर है, और फिर आपको आवाज़ आती है नहीं आती है? आती है ना। तो ऐसी जो टक्कर है उसे हम क्या कहते हैं? अप्रत्यास्थ टक्कर। तो बंदूक की गोली का लक्ष्य से टकराकर उसी में रुक जाना हमारी कैसी टक्कर होगी? अप्रत्यास्थ टक्कर कहलाएगी। ओके बच्चों, चलिए अब जैसे इसका डायग्राम बनाए तो बहुत ईजी। भाई दोनों पिंड आपस में सट गए, अब टक्कर के पश्चात दोनों चिपक गए। तो पहले M1U1 था, पहले M2U2 था, दोनों टकराए, M1U2 चिपक गए तो दोनों की वेलोसिटी क्या हुई? सेम। इसलिए मैंने क्या माना? ओनली V, V1 V2 नहीं माना क्योंकि दोनों की वेलोसिटी तो अब सेम ही होगी। जब एक दूसरे से चिपक गए तो अब एक ही वेलोसिटी से गति करेंगे ना, इसलिए मैंने फाइनल वेलोसिटी क्या मान ली? दोनों की V। और द्रव्यमान तो M1 M2, द्रव्यमान थोड़ी बदल जाएंगे, वो तो M1 M2 ही रहेंगे। अब यहाँ पे संवेग क्या है? संरक्षित। तो संवेग संरक्षण तो लगेगा ही लगेगा। पहले कितना संवेग? M1U1 प्लस M2U2। अब बाद का बताइए, बाद में दोनों चिपक गए, जब दोनों चिपक गए तो टोटल द्रव्यमान कितना होगा? M1 प्लस M2 और वेलोसिटी कितनी है? V। तो ये आ गया मेरा संवेग संरक्षण हुआ। चलिए अब टक्कर के पहले की, हमने कहा कि इसमें गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है, तो आप पहले टक्कर के पहले की गतिज ऊर्जा निकाल लो, टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा निकाल लो, फिर देखो कि कितना एनर्जी लॉस हुआ है। चलिए टक्कर के पहले की काइनेटिक एनर्जी के का मतलब है काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा कितनी होगी? के इनिशियल हाफ M1U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2U2 स्क्वायर होगी नहीं होगी? चलिए टक्कर के पश्चात अब दोनों पिंड संयुक्त हो गए, जुड़ गए, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ। द्रव्यमान जुड़ गए M1 प्लस M2 और V स्क्वायर, हुई नहीं हुई? हो गई। अब ऊर्जा संरक्षण जो नियम है वो हम लगाएंगे। भाई टोटल ऊर्जा तो संरक्षित रहेगी ना। अब हमें क्या करना पड़ेगा? भाई हमारी जो एनर्जी लॉस हुई है हमें उसको और ऐड करना पड़ेगा।
तो हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर बराबर हाफ m1 प्लस m2v स्क्वायर, और हमने यहाँ पे एक टर्म ऐड करी है q प्लस q। इस q को हम कहते हैं, ये q है, इस Q को हम कहते हैं ऊर्जा हानि, कि आवाज़ में एनर्जी निकली, ऊष्मा में निकली, या किसी भी रूप में जो एनर्जी निकली वो एनर्जी को हमने कह दिया Q। तो यहाँ पर हमने एक Q एक्साइटेशन एनर्जी और यहाँ पे ऐड कर दी। ओके बच्चों, चलिए, जब दो पिंड एक दूसरे की ओर गति करते हैं तो निकट आने पर पारस्परिक अन्योन्य क्रिया के कारण उनकी गति या संवेग या ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है, और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, टक्कर कहते हैं। ये है हमारी टक्कर की दूसरी डेफिनेशन। एक तो दो पिंडों का टकराना टक्कर कहलाती है, एक ये है कि अगर दो पिंड एक दूसरे की ओर गति कर रहे हैं तो निकट आने पर एक अन्योन्य क्रिया होगी उनके बीच में, उसके कारण अगर उनकी गति बदल जाए, संवेग या ऊर्जा परिवर्तित हो जाए, तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, टक्कर कहते हैं। तीनों में से कोई भी एक चीज़ बदल रही है तो हम कह रहे हैं कि वो आपस में टकरा रहे हैं, तभी तो परिवर्तन हुआ। तीनों भी हो सकते हैं परिवर्तित, तीनों में से कोई एक भी हो सकता है, कोई दो भी हो सकता है, कोई तीन भी हो सकता है। ओके, तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, कॉलिजन कहते हैं। अब देखो, आप लोगों के दिमाग में अब तक ये रहा होगा कि अगर टक्कर हो रही है तो दो जो पिंड है ना उनका संपर्क में आना ज़रूरी है, तभी आप कहते हो ना कि टक्कर हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। टक्कर के लिए दो कणों का संपर्क में आना ज़रूरी नहीं है, और इसका एग्जाम्पल है जो आप लोग 12th में पढ़ोगे, वो ये कि अल्फ़ा जो कण होता है, अल्फ़ा बीटा गामा, ये आपके 12th में दिए हुए हैं बहुत अच्छे से। तो अल्फ़ा जो कण होता है उसकी टक्कर में ये जो कण होते हैं ये एक दूसरे को बिना स्पर्श करे प्रकीर्णित हो जाते हैं, यानी कि एक दूसरे को ये स्पर्श नहीं करते हैं और फिर भी ये प्रकीर्णित हो जाते हैं, तो इसे भी हम टक्कर ही कहते हैं। तो अब आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि टक्कर के लिए ज़रूरी नहीं है कि दो पिंड आपस में स्पर्श करें। ओके बच्चों, और इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोग ये दे सकते हैं, बाकी इसे आप 12th में अच्छे से पढ़ेंगे। जब आप लोग न्यूक्लियर वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ आप लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, चलिए, इतना आपको समझ में आया। टक्कर दो प्रकार की होती है, प्रत्यास्थ, अप्रत्यास्थ। अगर प्रत्यास्थ है तो कोई ऊर्जा हानि नहीं होती है, संवेग भी संरक्षित और हमारी गतिज ऊर्जा भी संरक्षित। और अगर अप्रत्यास्थ टक्कर है तो ऊर्जा की हानि होती है, संवेग तो संरक्षित होता है लेकिन हमारी गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। ओके, और टक्कर के लिए कौन आपस में स्पर्श करे ये भी ज़रूरी नहीं है। और कोई आपसे पूछे कि बताओ क्या एग्जाम्पल है, तो आप ये एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हैं। अब देखो, अब हम यहाँ पे दो तरह की टक्कर पढ़ेंगे, एक विमीय यानी कि केवल एक डायरेक्शन में हो, और एक पढ़ेंगे द्विविमीय जब दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो, चाहे XY ले लो, चाहे YZ ले लो, चाहे XZ ले लो। बताए थे ना मैंने, 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम हम पढ़ते हैं, X, Y और Z। तो पहले हम पढ़ेंगे एक विमीय टक्कर। यदि दोनों पिंड के आरंभिक और अंतिम वेग, एक विमीय कब होगी, जब हमारे दो जो पिंड हम ले रहे हैं उनके प्रारंभिक वेग और जो अंतिम वेग है वो एक ही रेखा के अनुदिश गति करे, चाहे वो x के अनुदिश गति करे, चाहे वो y के अनुदिश करे, चाहे वो z के अनुदिश करे, लेकिन रेखा एक ही होनी चाहिए। ओके, तो ऐसी टक्कर को हम क्या कहते हैं, एक विमीय टक्कर। क्या कहते हैं, एक विमीय टक्कर। तो दो पिंडों के आरंभिक यानी कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल जो वेलोसिटी है वो एक सरल रेखा के अनुदिश हो, तो ऐसी टक्कर हमारी कहलाती है 1D कॉलिजन। इंग्लिश में इसको कहते हैं 1 डायमेंशनल कॉलिजन, शॉर्टकट में इसको लिखते हैं 1D कॉलिजन। ओके बच्चों, अब देखो कैसे, जैसे हमारा कोई पिंड है m1 जिसकी वेलोसिटी मैंने मान ली u1, और m2 को हम स्थिर मान के चलते हैं ताकि हमारा डेरिवेशन जो है वो टिपिकल ना हो। इसलिए m2 मेरा स्थिर है, जब ये इससे आके टकराया तो अब जब ये चले ना आपस में तो ये इसी रेखा के अनुदिश चले जिस रेखा में गए थे। ऐसा नहीं हो कि पहले तो x में था और अब अचानक से y में चला गया, ऐसा नहीं। तो दोनों आपस में मान लो टकराए, और टकराने के बाद दोनों एक दूसरे से चिपक गए। बताओ चिपक गए तो क्या हुआ, इनइलास्टिक कॉलिजन, अप्रत्यास्थ बताए ना। तो इसकी वेलोसिटी हो गई v। तो बताओ u1 u2 जो थे वो भी इस रेखा के अनुदिश और v भी इस रेखा के अनुदिश, तो एक v में हुई नहीं हुई, हुई। अब अप्रत्यास्थ, ये अप्रत्यास्थ है या नहीं है, अप्रत्यास्थ है तो संवेग संरक्षण लगेगा नहीं लगेगा, भाई लगेगा संवेग, तो लगा दो। m1 u1 प्लस m2 u2, u2 0 तो दूसरी टर्म 0, इसलिए मैंने लिखा नहीं, बराबर
फाइनल में क्या होगा, m1 प्लस m2 इंटू वी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आएगी? नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब अप्रत्यास्थ टक्कर है तो काइनेटिक एनर्जी तो हमारी क्या होगी, संरक्षित नहीं रहेगी। तो के इनिशियल निकालो पहले, कितनी आई, m1 हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। अब ये जीरो था इसलिए ये टर्म ज़ीरो, इसलिए मैंने यहाँ लिखा नहीं है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। टक्कर के बाद की निकालो, के फाइनल हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर। आया समझ में? तो बताओ कितनी ऊर्जा में कमी, जो ऊर्जा हमारी है वो एनर्जी लॉस कितना हुआ, डेल्टा के कितना होगा, के इनिशियल माइनस के फाइनल कर दीजिए। हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दी बस। अब इनको सॉल्व करेंगे, v इज इक्वल टू आ गया m1 अपॉन m1 प्लस m2 u1। ये कहाँ से आया, ये आया हमारा संवेग संरक्षण जो हमने लगाया था ना, ये यहाँ से मैंने ये v निकाला है। v कितना आ जाएगा, इस टर्म को इधर ले गए तो v मेरा कितना आ गया, m1 अपॉन m1 प्लस m2 u1, संवेग संरक्षण से आया है। ये डेरिवेशन आप लोग खुद से जब हैंड ओवर करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आप लोग ये सोचो कि सिर्फ पढ़ लेने से समझ में आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको खुद से इसको एक दो बार हैंड ओवर करना पड़ेगा, बिना देखे। एक बार देख के करिए, फिर दोबारा बिना देखे करिए, तभी ये डेरिवेशन आपको समझ में आएगा। तो खुद से ज़रूर करना है इस डेरिवेशन को। तो ये तो आ गया संवेग संरक्षण से v निकाल लिया। डेल्टा के हमारा ये था ना, यहाँ पे ये v था, ये v था। हम क्या कर रहे हैं, इस v की वैल्यू पुट कर देंगे। v की वैल्यू ये पुट कर दीजिए, यहाँ पे कर दी हमने। अब बस सिंपल सा डेरिवेशन है, दिखने में आपको बहुत टिपिकल लग रहा है ये, लेकिन जब आप इसको खुद से करेंगे ना, देखो सबका कैलकुलेशन करने का जो मेथड होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, इसलिए आप खुद से इसको सॉल्व करना, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो ये हो गया, मैंने यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर दी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर को यहाँ ले आए, नीचे भी स्क्वायर लग गया, ये u1 आ गया। अब कुछ टर्म्स यहाँ पे कटेंगी, जो कट गई उनको मैंने काट के फिर लिखा है, हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ, देखो ये स्क्वायर है ना इस टर्म पे और ऊपर एक है, तो ये कट जाएगी तो नीचे एक टर्म बचेगी, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के मैंने कुछ जो कॉमन था वो ले लिया। दोनों में क्या कॉमन था, हाफ m1 u1 स्क्वायर, देखो था या नहीं, हाफ भी कॉमन, m1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, u1 स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये चीज़ कॉमन आ गई, तो अंदर वाली टर्म ये बच गई। फिर इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेना आता है ना, एलसीएम लेके इसको मैंने सॉल्व किया। इसलिए मैं कह रही हूँ कि इस कैलकुलेशन को आप खुद से ज़रूर करना। एलसीएम लेके जब मैंने इसको सॉल्व किया तो आप डेफिनेटली यहाँ तक पहुँच जाएंगे। करके देखना, डेफिनेटली ये रिज़ल्ट आपसे निकलेगा। एक बार में नहीं निकला कोई बात नहीं, दोबारा ज़रूर निकलेगा। तो हाफ m1 m2 u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। अब बताओ ये जो हमारा निकला फाइनल रिजल्ट, m1 m2 द्रव्यमान है, द्रव्यमान तो कभी नेगेटिव नहीं होते ना। u1 भी हमने पॉजिटिव मान के चला है, u1 स्क्वायर अगर मान लो ये नेगेटिव भी हुआ तो भी u1 पॉजिटिव हो जाएगा, u1 का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव होगा नहीं होगा। तो ये पूरी की पूरी टर्म हमें कैसी मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। और ये फॉर्मूला आपको याद भी रखना है कि अगर हमारी टक्कर अप्रत्यास्थ है तो हमारी ऊर्जा हानि कितनी होती है, इतनी। डेरिवेशन खुद से आप लोग ज़रूर करेंगे ये। ओके बच्चों, चलिए अब प्रत्यास्थ के लिए करते हैं। अभी जो हमने काम किया वो अप्रत्यास्थ था या नहीं। अब करते हैं इसी काम को हम प्रत्यास्थ के लिए, कि अगर हमारी टक्कर प्रत्यास्थ हो, यानी कि जो पार्टिकल है वो आपस में चिपके नहीं, अलग अलग वेलोसिटी से एक ही दिशा में गति करें। करना तो एक ही दिशा में चाहिए क्योंकि हम एक विमीय पढ़ रहे हैं अभी। चलिए जैसे m1 u1 है, m2 u2 है, u2 बराबर 0 है, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी, v1, इसकी कितनी, v2। ये है m1 और ये है m2। ओके बच्चों, चलिए अब संवेग संरक्षण नियम, अगर हमारी टक्कर प्रत्यास्थ है तो संवेग संरक्षण भी लगेगा और गतिज ऊर्जा का संरक्षण नियम भी यहाँ पर अप्लाई होगा ना। चलिए तो संवेग संरक्षण नियम क्या कहता है, संवेग संरक्षण कहता है कि पहले का संवेग बराबर बाद का। पहले का कितना, m1 u1 प्लस m2 u2, u2 0 इसलिए लिखा नहीं, m1 v1 हो गया प्लस m2 v2। गतिज ऊर्जा का भी लगा दीजिए, हाफ m1 u1 स्क्वायर बराबर
हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। टक्कर के बाद द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करके क्या निकालना है ना, पहले हमेशा ये माइंड में रखिए, क्योंकि हम डेरिवेशन करते तो हैं लेकिन अगर हमें यही नहीं पता कि हमें निकालना क्या है तो हम क्या करेंगे। हमें निकालना है u1 u2 तो हमें पता है, ठीक है, क्योंकि हमने शुरू में माना है, लेकिन बाद में इनका वेग कितना हुआ ये हमें नहीं पता, तो हमें निकालना है v1 और v2। क्या फाइंड आउट करना है, v1 और v2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ओके बच्चों, तो इक्वेशन हमारी जो ये है, इससे जो हमारा m1 वाला पार्टिकल, m1 की जो टर्म है उनको एक तरफ ले लो, m2 की जो टर्म है उनको एक तरफ ले लो, तो m1 इसमें भी है इसमें भी है, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा u1 माइनस v1 बराबर m2 v2। हुआ नहीं हुआ, हुआ। इस वाले में भी ऐसे ही कर लो, m1 की टर्म को एक तरफ ले लो, हाफ से हाफ तो सब में कट गया कॉमन आके, m1 कॉमन आ गया, ये इधर आएगा तो u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बराबर m2 v2 स्क्वायर। अब आपको v1 v2 निकालना है, तो आप क्या करिए, इस इक्वेशन में इसका भाग लगा दीजिए। अब जब आप इसका भाग लगाएंगे तो आपके पास ओनली ये बचेगा, सिर्फ इतना सा, ये कट जाएंगे, m1 से m1 कट जाएगा, m2 से m2 कट जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एक v2 से एक v2 भी कटेगा, तो आपके पास में ये टर्म आएगी। करिएगा खुद सॉल्व, ये टर्म आ जाएगी। अब आपके पास में ये टर्म आ गई है, ये फॉर्मूला जानते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता है क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी, होता है नहीं होता, होता है, हम जानते हैं ये चीज़, जानते हैं ना। तो इसको मैंने खोल दिया क्योंकि ऊपर एक टर्म है, मुझे इसको काटना है इसलिए ऐसा किया, तो इसको खोल दिया। बताओ ये टर्म कटी नहीं कटी, कट गई, तो ओनली ये बचा। अब यहाँ से v2 की वैल्यू निकाल लीजिए क्रॉस गुणा करके, v2 इधर आ गया, ये इधर, तो v2 कितना आ गया, v2 आ गया u1 प्लस v1, लेकिन अभी भी हमारा v2 सही से नहीं आया, क्यों, u1 तो हमें पता है लेकिन v1 थोड़ी पता है, नहीं पता ना। तो अब हम निकालेंगे v1 की वैल्यू, जब हमें v1 की वैल्यू मिल जाएगी तो हम लाके इसमें रखेंगे, तब हमारा v2 आएगा। मतलब आपका जो भी v1 v2 निकले वो m1 m2 और u1 की फॉर्म में निकलना चाहिए, क्योंकि हमें ये तीन चीज़ें ही पता है, v1 v2 हमें पता नहीं है। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे v1, कैसे करेंगे, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 1 से, ये जो संवेग संरक्षण लगाया था ना वो, और इक्वेशन 5 कौन सी है, ये वाली, यहाँ से m1 u1 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2 था, v2 की जगह मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दी। ओके, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब बस आपको इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करते करते पूरा सॉल्व मैंने यहाँ कर रखा है, हो सकता है थोड़ी बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक अगर हो भी जाए तो वो आप लोग देख लेना, ठीक है, बाकी है नहीं, फिर भी अगर हो जाता है बहुत बार प्रिंटिंग में। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करके फाइनली जब आप v1 निकालेंगे ना, तो आपको इतना मिलेगा, ये मिलेगा, कितना मिलेगा, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1, ये आपको मिलेगा मेरा v1। अब बताओ इसमें m1 m2 u1 के अलावा कोई और टर्म है नहीं, और ये तीनों चीज़ें तो हमें पता होती ही है, तो यहाँ से हमारा v1 आ गया। जब v1 आ गया तो v2 भी निकाल लीजिए, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो v1 की, बस यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करके निकालोगे तो v2 कितना आएगा बच्चों, इतना, v2 आएगा 2 m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। देखो अब की बार इसमें भी m1 m2 और u1 ही है ना, तो ये फॉर्मूले आपको याद भी रखना है। अगर आपको एग्जाम में प्रत्यास्थ टक्कर दे दे और पूछे बताओ इनके अंतिम वेग कितने हैं, तो आपको ये दोनों फॉर्मूले याद होंगे, तभी आप लोग न्यूमेरिकल कर पाओगे। बाकी ये डेरिवेशन खुद से ज़रूर सॉल्व करना, तभी आपको इसकी कैलकुलेशन समझ में आएगी, अदरवाइज़ बिल्कुल नहीं आएगी, फिर तो सर के ऊपर से ही निकलेगी। ओके, तो ये हो गए मेरे v1 और v2। अब देखो इसी तरह से अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए v और डेल्टा k की वैल्यू आपको याद रखनी है। अब देखो हम इसमें केस करते हैं, हमने v1 v2 निकाल लिए ना, अब इसके क्या केस हो सकते हैं जो आप लोग डेली लाइफ में भी देख सकते हो, वो देखिए। पहला केस, अगर दोनों द्रव्यमान समान है, यानी कि दो पार्टिकल जो टक्कर कर रहे हैं अगर उनके द्रव्यमान समान है तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, v1 वैल्यू v2 की वैल्यू पुट कर दीजिए। देखो m1 बराबर m2 है, तो v1 और v2 की इक्वेशन में जब आप लोग m1 और m2 को बराबर करोगे, देखो यहाँ पे कर दो, m1 m2 को बराबर करोगे तो v2 कितना आएगा,
m2 की जगह भी m1 रख दीजिए। मैं एक सॉल्व करके बता रही हूँ, फिर बाकी का आप खुद करेंगे। m1 जुड़ा तो कितना हुआ 2m1 और u1 ये कट गया तो कितना बचा v2 आ गया मेरा u1। आया नहीं आया? आ गया। अब v1 बराबर 0 आएगा, आप करके देखना। तो अगर हमारे दोनों जो पिंड हैं वो समान द्रव्यमान के हैं, तो अगर वो प्रत्यास्थ टक्कर कर रहे हैं तो बाद में क्या होगा, जो पिंड गतिशील था ना, देखो जो पिंड गतिशील था ना पहले वाला u1 वेलोसिटी से, वो तो हो गया स्थिर, और जो पिंड स्थिर था ना वो पहले वाले की वेलोसिटी से गति करने लग गया। और ऐसा रियल लाइफ में हमें देखने को मिलता भी है। अगर टक्कर प्रत्यास्थ है तो प्रत्यास्थ हुई तो ही मिलेगा, आप ये मत सोचिएगा कि अप्रत्यास्थ में होगा, नहीं। ओके, तो प्रथम कण विरामावस्था में आ जाएगा और जो हमारा दूसरा जो कण है वो प्रथम कण के वेग से गति करने लग जाएगा। ओके बच्चों, चलिए केस सेकंड करते हैं। यदि एक पिंड का जो द्रव्यमान है वो दूसरे पिंड के द्रव्यमान से बहुत ज़्यादा है, यानी कि एक तो बहुत छोटा सा है और एक बहुत बड़ा है, जैसे एक तो मान लो साइकिल है और एक मान लो कोई बहुत लगेज वाला बहुत बड़ा ट्रक है, तो एक तरह से ये कंडीशन हुई, बेचारा साइकिल का द्रव्यमान कितना सा और उस लगेज वाले ट्रक का द्रव्यमान कितना सा, और दोनों अगर प्रत्यास्थ टक्कर कर रहे हैं तो क्या होगा, सुनिए। तो अब क्या हो गया, m2 बहुत ज़्यादा हो गया, मैंने मान लिया कि m2 बहुत ज़्यादा है और m1 बहुत कम है। वापस से जब आप v1 v2 में वैल्यू पुट करेंगे, अब आप खुद करेंगे, तो आपको v1 तो मिलेगा -u1 और v2 मिलेगा 0। ओके, करके देखना, डेफिनेटली ये वैल्यू आपको मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो भारी द्रव्यमान था, भारी जो द्रव्यमान था वो तो स्थिर ही रहेगा। भाई साइकिल आके उस लगेज वाले ट्रक से टकराई तो उसका तो वो जो है उसकी तो वेलोसिटी क्या हुई, वो पहले भी स्थिर था और अभी भी क्या रहेगा, स्थिर ही रहेगा। लेकिन जो हल्का द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, हल्का जो द्रव्यमान है उसका जो वेग है वो टक्कर के बाद उत्क्रमित हो जाता है। उत्क्रमित का मतलब क्या है, अगर वो इस दिशा में जा रहा था +x में, तो टक्कर के बाद वो -x में जाएगा। ओके बच्चों, यानी कि भारी जो द्रव्यमान है वो तो स्थिर ही रहा, लेकिन जो हमारा हल्का द्रव्यमान था वो क्या हुआ, वो टक्कर के पश्चात उसकी क्या हो गई, वेलोसिटी तो सेम रही लेकिन वेलोसिटी जो वेग जो था उसकी दिशा बदल गई। अगर पहले आगे जा रहा था तो अब पीछे की तरफ जाएगा। ओके, और ऐसा डेली लाइफ में भी हो सकता है अगर टक्कर प्रत्यास्थ है तो आप देख सकते हो। जैसे गेंद को ऊंचाई से पृथ्वी की चिकनी सतह पर गिराना, आपने कोई गेंद पकड़ी और उसको ऊंचाई से पृथ्वी की जब चिकनी सतह पर गिराते हो, नीचे गिराया, तो फिर वो क्या करती है, वापस से आपको क्या मिलता है, v1 बराबर क्या मिलता है, -u1 मिलता है ना। तो ये हमारा एग्जाम्पल भी यहाँ पे हो सकता है प्रत्यास्थ टक्कर के लिए। चलिए केस थर्ड करते हैं। केस थर्ड क्या, अब की बार हमारा m1 जो कण गति कर रहा था ना वो हमारा क्या है, बहुत ज़्यादा है द्रव्यमान उसका, और जो हमारा स्थिर था ना उसका द्रव्यमान बहुत कम है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में होगा v1 तो मिलेगा आपको लगभग u1 के बराबर ही और v2 मिलेगा 2u1, यानी कि जैसे हमारा जो m1 जो है वो हमारा कोई बहुत बड़ा ट्रक है जो u1 वेलोसिटी से गति कर रहा है और m2 है एक छोटी सी साइकिल। अब की बार उल्टा हो गया ना, और वो स्थिर है। जब वो बहुत बड़ा सा ट्रक छोटी सी साइकिल से टकराएगा तो आप लोग खुद अभी इमेजिन कर सकते हो कि क्या होगा, कर सकते हो ना, क्या होगा, वही होगा जो इस फॉर्मूले से मिल रहा है। क्या, जो हमारा जो ट्रक बहुत बड़ा वाला ट्रक था उसकी वेलोसिटी तो उतनी ही रही, कोई ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, अप्रॉक्सीमेट u1 ही रही। लेकिन जो साइकिल से जब टकराया तो साइकिल जो है वो टकराने के बाद में इसकी दुगनी वेलोसिटी से क्या करेगी, गति करेगी। तो बताओ तभी तो ज़्यादा चोट लगती है, नहीं लगती है, लगती है ना। तो भारी कण किसी हल्के कण को जब टक्कर मारता है तो भारी कण के वेग में तो नगण्य अंतर आता है, लेकिन जो हल्का कण होता है वो भारी कण के वेग के दुगने वेग से गति करता है, इसलिए हमें चोट भी क्या लगती है, ज़्यादा लगती है ना। तो ये हो गई डेली लाइफ में देखने वाली चीज़ें। ओके बच्चों, अब हम पढ़ेंगे क्या, गतिशील न्यूट्रॉनों का मंदन, यानी कि बहुत जो न्यूट्रॉन जो होते हैं वो गतिशील जो न्यूट्रॉन होते हैं उनका जो वेग होता है, ठीक है, यूरेनियम जो विखंडन होता है उसमें हमें जो न्यूट्रॉन्स प्राप्त होते हैं उनका जो वेग होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। कितना होता है, लगभग 10⁷ मीटर पर सेकेंड का होता है। तो ये बहुत ज़्यादा है या नहीं है ना। तो हमें इस वेग को कम करना होता है। मंदन का मतलब क्या हो गया, कम करना है, ताकि ये
यूरेनियम के जो दूसरे समस्थानिक होते हैं, जैसे यूरेनियम 236 भी होता है, 235 भी होता है, बहुत सारे समस्थानिक होते हैं यूरेनियम के। ये आप लोग सब 12th में पढ़ेंगे, ठीक है, आपके 12th की चीज़ें हैं सारी। तो इनके द्वारा उसको, ये जो न्यूट्रॉन्स हैं, इनको ग्रहण करने की जो प्रायिकता होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि इनका वेग क्या हुआ बच्चों, बहुत ज़्यादा है। जो हमें न्यूट्रॉन्स मिल रहे हैं उनका वेग इतना ज़्यादा है कि यूरेनियम नाभिकों कि अन्य जो यूरेनियम जो नाभिक हैं वो इनको ग्रहण ही नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम इन न्यूट्रॉनों का क्या करते हैं, मंदन करते हैं। मंदन करके हम इनके वेग को क्या करेंगे, कम करेंगे, लगभग 10⁻³ के बराबर कर देंगे। फिर ये यूरेनियम के जो दूसरे समस्थानिक होते हैं उनके द्वारा ये ग्रहण करने की जो प्रायिकता होती है वो यहाँ पे क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉनों का मंदन करते हैं। और मंदन कैसे करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं कि इनकी जो वेग है, ये जो न्यूट्रॉन है उनको किसी पदार्थ में से गुजारते हैं। हम क्या करते हैं, जो ये इतनी वेलोसिटी वाले जो न्यूट्रॉन्स है ना, इनको किसी पदार्थ में से गुजारा जाता है, और जिस पदार्थ में से इनको गुजारा जाता है उन पदार्थों को हम कहते हैं मंदक। क्या कहते हैं, मंदक। और मंदक जो पदार्थ है उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एक तो भारी जल जिसको हम D2O लिखते हैं, क्या लिखते हैं, D2O, या फिर ग्रेफाइट। इनमें से हम इन न्यूट्रॉन्स को, इतनी गतिशील वाले न्यूट्रॉन को हम इसमें से गुजारते हैं। तो ये जो भारी जल है या ग्रेफाइट है और जो ये न्यूट्रॉन्स हैं, इनके बीच में प्रत्यास्थ टक्कर होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, न्यूट्रॉन तथा मंदक में कौन से टक्कर होती है, यहाँ पे प्रत्यास्थ टक्कर होती है। और प्रत्यास्थ टक्कर से ऊर्जा का यहाँ पर क्या होता है, लॉस होता है। जो हमारा जो ये न्यूट्रॉन्स है, इनकी ऊर्जा का यहाँ पर लॉस होगा। ऊर्जा का लॉस होगा तो इनका जो वेग है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ताकि फिर जो ये अन्य यूरेनियम जो नाभिक हैं वो इसको आसानी से प्रग्रहण कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ से कैसे आएंगे। मंदक के रूप में न्यूट्रॉन, गतिशील न्यूट्रॉनों के मंदक के रूप में हम क्या यूज़ करते हैं, तो आप बताएंगे हम भारी जल, कार्बन यानी कि ग्रेफाइट, ये यूज़ करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं कि इनका जो यहाँ पर एनर्जी जो लॉस है वो हमें यहाँ पर एनर्जी लॉस की वजह से इनकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन इनके बीच में जो टक्कर होती है वो कौन सी होती है, प्रत्यास्थ होती है। तो हम यहाँ पे कुछ चीज़ें निकालते हैं। मान लीजिए आपका जो न्यूट्रॉन है उसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितनी है, KI1 हाफ m1v1²। ठीक है, हमने मान लिया u1 इसकी वेलोसिटी है और इसका m1 द्रव्यमान है, तो इसकी आरंभिक गतिज ऊर्जा कितनी हो गई, हाफ m1u1²। अंतिम कितनी होगी, हाफ m1v1²। अंतिम मैंने v1 मान ली। ठीक है, अब देखो v1 यहाँ पर हमारी टक्कर प्रत्यास्थ है, तो आप लोग लिख लीजिए प्रत्यास्थ टक्कर के लिए अभी अभी हम लोगों ने निकाला है v1 होता है m1 - m2 अपॉन m1 + m2 × u1। ये फॉर्मूला मैंने अभी अभी जो डेरिवेशन आपको कराया था प्रत्यास्थ टक्कर का, वहाँ से लिया है। अब ये जो v1 है उसकी वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ पे इसको पुट कर दिया, तो मेरे पास में ये आ गया KF1। अब देखो क्षयित आरंभिक गतिज ऊर्जा, इसे हम कहेंगे F1। F1 क्या है, क्षयित आरंभिक गतिज ऊर्जा। आरंभिक गतिज ऊर्जा में कितना क्षय हुआ उसको कहा F1। वो कितना होता है, वो होता है KF1 अपॉन KI1। ठीक है, कितना होता है, KF1 अपॉन KI1। KF1 और KI1 दोनों की वैल्यू आप लोग यहाँ से पुट कर दीजिए। ये रहा KF1, ये रहा KI1। जब दोनों की वैल्यू आप लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको मिलेगा ये स्टेप। ये आप खुद करेंगे, इजी सा है, ये वाला स्टेप कट जाएगा, हाफ m1u1² कट गया, तो ओनली हमें ये मिलेगा। ओके, तो ये आ गया F1। अब विमंदक नाभिक द्वारा भिन्नात्मक गतिज ऊर्जा में वृद्धि की, एक ने गतिज ऊर्जा, एक की कमी हुई तो दूसरे की बढ़ेगी, उसको मैंने कहा F2। ठीक है, F2 होता है, और F1 और F2 में जो रिलेशन होता है प्रत्यास्थ टक्कर के लिए, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, इसका डेरिवेशन भी आपके सिलेबस में नहीं है। तो F1 F2 में रिलेशन होता है, वो होता है ये, F2 बराबर होता है 1 - F1। क्या होता है, डायरेक्ट याद रखना है ये आपको रिजल्ट। F2 बराबर होता है 1 - F1। जब आपको F1 की वैल्यू पता है तो आप F2 निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 1 माइनस ये रख दिया, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग यहाँ पे पहुँच जाएंगे। इसको स्मॉल f2 लिखिएगा, स्मॉल f1 स्मॉल f2 ही लिखते हैं इनको। ओके, तो ये आ गया मेरा F1 और F2। और F2 जो होता है वो होता है KF2 अपॉन KI1, ये भी ध्यान रखना। अब देखो
F1 F2 यहाँ से क्या है, न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में, ओके। वो आपको M1 M2 दे देगा और पूछेगा बताइए F1 कितना है, F2 कितना है। ड्यूटेरियम, जैसे अगर ड्यूटेरियम की बात की जाए, ड्यूटेरियम होता है एक, उसका जो M2 होता है, M2 और M1 में रिलेशन होता है, M2 बराबर 2M1 होता है, ओके। कितना होता है, M2 बराबर 2M1। तो अगर आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे F1 और F2 में, यहाँ और यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपको F1 F2 की वैल्यू मिलेगी इतनी। F1 बराबर मिलेगा 1/9 और F2 बराबर मिलेगा 8/9। आप करके देखना, ठीक है, आपको यही मिलेगा। यानी कि न्यूट्रॉन जो होता है उसकी लगभग 90% जो एनर्जी है वो ड्यूटेरियम को चली गई। यानी कि हमारा जो न्यूट्रॉन जो बहुत अधिक वेग से गति कर रहा था, लेकिन हमने उसके रास्ते के बीच में क्या रख दिया, ड्यूटेरियम रख दिया। तो पहले वो ड्यूटेरियम से टकराएगा तो दोनों में क्या होगी, प्रत्यास्थ टक्कर होगी, जिसकी वजह से न्यूट्रॉन की कुछ गतिज ऊर्जा में क्षय हो जाएगा। और कितना क्षय होता है जब वो ड्यूटेरियम से टकराता है, तो 90%। कितना होता है, 90%। 1/9 और 8/9 मिल रहा है ना, तो 90% जो ऊर्जा है वो किसको चली गई, ड्यूटेरियम को। तो बताओ जब इसकी ऊर्जा में क्षय हो गया तो बताओ इसका वेलोसिटी है वो भी घटेगी नहीं घटेगी, घटेगी ना। और हमें यही तो चाहिए कि इसकी जो वेलोसिटी जो 10⁻7 है वो घट जाए, कम हो जाए। तो इसकी जो इतनी ऊर्जा होती है वो ड्यूटेरियम को हस्तांतरित हो जाती है। और सेम यही काम अगर हम कार्बन रख के करें, अगर हम ड्यूटेरियम की जगह कार्बन रखें तो क्या होता है, F1 बराबर इतना मिलता है, F2 बराबर इतना हमें प्राप्त होता है। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट है, आप लोग यहाँ पे ध्यान रख रहे हैं। सिर्फ छोटा सा टॉपिक आपके दिया हुआ था, वैसे तो ये टॉपिक नहीं था, न्यूमेरिकल था, लेकिन मैंने इसको करवा दिया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि गतिशील न्यूट्रॉनों के मंदन के लिए F1 F2 कैलकुलेट करिए, या डेरिवेशन आ जाएगा, आपको M1 M2 दे देगा, F1 F2 पूछेगा, ओके बच्चों। तो ये था हमारा गतिशील न्यूट्रॉनों का मंदन, कि इसकी ऊर्जा में कमी हुई न्यूट्रॉन की, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी भी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, ओके। और यही हमें करना था। अब देखो हम लोग एक विमीय टक्कर पढ़ चुके हैं, अभी तक पढ़ा ना। अब हम पढ़ते हैं द्विविमीय टक्कर। द्विविमीय टक्कर, इसका पूरा डेरिवेशन यहाँ नहीं है क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऐसा है, थोड़ा बहुत है, वो हम करते हैं। द्विविमीय का मतलब क्या हुआ कि अब हमारे जो पार्टिकल है वो एक तल में गति करे, या तो XY तल में, या YZ तल में, या ZX तल में, तभी तो होगी द्विविमीय। तो यदि दोनों पिंडों के आरंभिक और अंतिम वेग एक ही तल में गतिशील हो या एक ही तल में हो, तो ऐसी जो टक्कर होती है उसे हम 2D कॉलिजन कहते हैं। क्या कहते हैं, 2D, 2 डायमेंशनल कॉलिजन कहते हैं। कैसे, जैसे मान लो कोई M1 है वो U1 वेलोसिटी से गति कर रहा है, M2 है वो हम स्थिर मान के चल रहे हैं, ये इससे टकराया तो अब दोनों जो है ना वो इस तरह से गति करने लग गए। जो हमने शुरू वाला डायग्राम बनाया था ना वो हमारा द्विविमीय का था, जिसको हम अब स्टडी करेंगे। तो दोनों अलग अलग दिशाओं में गति करने लग गए, ठीक है। ये Y तल है, ये X तल है, ये θ1 एंगल बना रहा है, ये θ2। इसकी वेलोसिटी हो गई कितनी, v2, और इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, लिख लो यहाँ पे v1, ठीक है। ये दोनों कर रहे हैं। अब इसके लिए क्या होगा, पहले तो लगाएंगे संवेग संरक्षण नियम। अब संवेग संरक्षण नियम लगाना पड़ेगा ना, m1u1 प्लस m1u1 प्लस m2u2, u2 0 इसलिए वो टर्म लिखी ही नहीं, बराबर। अब देखो यहाँ हम संवेग संरक्षण नियम लगाएंगे तो सही, लेकिन अब की बार हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते m1v1 प्लस m2v2। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये एंगल डिफरेंट है ना, θ1 θ2 एंगल बना रहा है। तो पहले हम लिखेंगे x दिशा के लिए। बताओ x दिशा के लिए ये अगर θ1 एंगल बना रहा है तो इसका घटक क्या होगा, संवेग का m1v1 cos θ1 होगा, नहीं होगा, ठीक है। और इसका क्या होगा, m2v2 cos θ2 होगा, नहीं होगा। तो देखो इसलिए मैंने लिखा है m1v1 cos θ1 प्लस m2v2 cos θ2 x दिशा में। आया समझ में। y दिशा के लिए लिखिए, y दिशा और x दिशा में इसका जो संवेग है वो कितना है, m1u1 है। ओनली x दिशा में चल रही है अभी, तो y में तो चल ही नहीं रहा, इसलिए नहीं लिखा x दिशा में। अब y दिशा की बात करो, बताओ इनिशियली y दिशा में कोई संवेग है नहीं, ये तो ओनली x दिशा में चल रहा है शुरुआत में, तो y दिशा में कोई नहीं है, तो मैंने लिख दिया 0। और y दिशा में क्या हो गया, m1v1 sin θ1 माइनस m2v2 sin θ2। कैसे आए, मैंने आप लोगों को कॉम्पोनेंट्स निकालने सिखाए हैं, मैंने कहा भी था ये चीज़ बहुत आगे काम में आती है। देखो कैसे, जिसके साथ बनाता है वहाँ तो आता है कॉस, और उसके लंबवत, ये तो हुई y दिशा।
तो इस m1 का इसके रेस्पेक्ट में निकालोगे तो m1 v1 साइन थीटा 1, और ये ऐसे है तो आपके पास नीचे की तरफ लंबवत आएगा m2 v2 साइन थीटा 2। अब बताओ दोनों विपरीत है या नहीं, इसलिए मैंने माइनस साइन लगाया। ओके, और यहाँ y दिशा में कुछ भी नहीं है इसलिए 0 लिखा, तो ये आ गया 0 और ये स्टेप आई समझ में। अब यदि टक्कर प्रत्यास्थ है, तो अगर हमारी जो टक्कर है वो प्रत्यास्थ है तो हाफ m1 u1 स्क्वायर बराबर हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर होगा, नहीं होगा भाई? संवेग संरक्षण नियम से लिख सकते हैं हम ऐसा, ठीक है। अब देखो इसका आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो θ1 θ2 v1 v2 4 राशियाँ हैं ना, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ यहाँ पे ये दिया हुआ है कि इनकी सहायता से हम v1 v2 θ2 ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको ये 4 चीज़ें पता हो तो ही आप ये 3 चीज़ें निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको m1 पता होना चाहिए, m2 पता होना चाहिए, θ1 पता होना चाहिए और u1 पता होना चाहिए, तभी आप v1 v2 और θ2 इन इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं, इन वाली इक्वेशन से यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका आगे डेरिवेशन नहीं है। अगर आपको 4 चीज़ एग्जाम में दे दे तो आप लोग ये याद मत रखिए, आप लोगों को सिंपल लिखना आना चाहिए। अगर प्रत्यास्थ टक्कर है तो संवेग संरक्षण भी लगाइए, गतिज ऊर्जा संरक्षण भी लगाइए। अगर अप्रत्यास्थ है, संवेग संरक्षण लगेगा, गतिज ऊर्जा में हानि होगी। ओके, और अगर तल में गति कर रहा है तो x दिशा के लिए अलग, y दिशा के लिए अलग लिखना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको लिखनी आनी चाहिए। इसको कब तक याद करोगे? तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए लिखना। एग्जाम में भी आप लोग न्यूमेरिकल में इन चीज़ों को लिख करके कर सकते हो। ओके बच्चों, चलिए अब एक छोटा सा डेरिवेशन है जो हम करते हैं, ये भी न्यूमेरिकल पार्ट में दिया हुआ है, लेकिन हम इसको सॉल्व भी करेंगे और आपको ये एज ए टैबलेट पॉइंट याद भी रखना है। वो क्या है? यदि 2 समान द्रव्यमान के कण, क्या अगर कोई 2 कण है जिनका द्रव्यमान समान है और उनके बीच में कैसे टक्कर हो रही है? प्रत्यास्थ। अगर 2 समान द्रव्यमान के कण एक दूसरे से प्रत्यास्थ टक्कर कर रहे हैं, जिसमें से एक कण विरामावस्था में है, 3 कंडीशन है यहाँ पे। पहला तो क्या, इनके द्रव्यमान समान, m1 बराबर m2। दूसरी क्या, टक्कर जो है वो प्रत्यास्थ है। और तीसरी क्या कि एक जो कण है वो विरामावस्था में है। तीनों कंडीशन है। और अगर इस कंडीशन के लिए ये m1 जो कण है वो m2 से आके टकरा रहा है, तो टक्कर के पश्चात दोनों जो कण होते हैं वो एक दूसरे के लंबवत दिशा में गतिमान होते हैं। ये चीज़ आपको याद भी रखनी है। यानी कि जो अभी हमने एंगल बनाया ना θ1 θ2, अभी ऐसा हो जाएगा θ1 प्लस θ2 बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। यानी कि दोनों एक दूसरे के लंबवत गति करेंगे। अगर θ1 इतना है तो θ2 ऐसे होगा, ठीक है। अब ये चीज़ हम प्रूफ भी करते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ यहाँ पे ध्यान भी रखनी है। अगर 2 समान द्रव्यमान के कण प्रत्यास्थ टक्कर कर रहे हैं और अगर एक कण विरामावस्था में है, तो टक्कर के पश्चात क्या होगा? दोनों कण एक दूसरे के लंबवत दिशा में गतिमान होंगे। यानी कि जो एंगल हमने θ1 θ2 माने उसका योग कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ओके बच्चों, अब हम इस चीज़ को प्रूफ भी करते हैं। कैसे? क्या दे रखा है? m1 बराबर m2, लगा तो संवेग संरक्षण। भाई प्रत्यास्थ टक्कर है, m1 बराबर m2 है, इसलिए अगर मान लो m1 यहाँ पे m1 v1 प्लस m2 v2, इसको भी m1 करोगे कट जाएगा कॉमन आके, तो मैंने डायरेक्ट लिखा, इसलिए यहाँ पे ये नहीं लिखा। u1 बराबर v1 प्लस v2, ये चीज़ समझ में आ रही है? ऐसे लिखते हैं ना आप, m1 u1 प्लस m1, इसको ऐसे लिखते हैं आप, m1 u1 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। अब इसकी जगह भी m1 पुट कर दो तो m1 कॉमन आएगा, इससे कट जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा। ओके, इक्वेशन, अभी ये जो इक्वेशन है ना, इसका आप क्या कर दीजिए? वर्ग कर दीजिए। लेकिन देखो u1 u2 वेलोसिटी है, आपको पता है कि एक सदिश राशि होती है, तो जब भी हम वर्ग करते हैं तो हम डायरेक्ट स्क्वायर नहीं करते हैं, हमें डॉट प्रोडक्ट करते हुए करना पड़ता है। तो कैसे हो जाएगा? u1 का तो u1 के साथ में डॉट करोगे तो u1 स्क्वायर ही आ जाएगा। पढ़ चुके हैं ना हम ये चीज़। तो इसका करोगे v1 प्लस v2 डॉट v1 प्लस v2। कैसे करते हैं? पहले इस v1 को इस पूरे से डॉट करो, v1 को v1 से किया तो v1 स्क्वायर, ठीक है। और v1 को v2 से करोगे तो क्या आएगा? v1 डॉट v2 आएगा। आप डायरेक्ट v1 v2 मत लिख देना ऐसे, v1 v2 नहीं, डॉट आएगा दोनों के बीच में। फिर इसका इससे करोगे तो भी क्या आएगा? v2 v1 प्लस v2 स्क्वायर।
V1 V2 दो बार आया, इसलिए मैंने इसको 2 लिख दिया। और आपको पता है कि डॉट जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा क्रम विनिमय होता है, यानी कि इस तरह से होता है। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई है, इसलिए ये जुड़ जाएंगे और ये आएगा, आएगा नहीं आएगा। अब डॉट प्रोडक्ट को जब खोलते हैं तो बीच में क्या आता है, एंगल, पढ़ाया था ना। A डॉट बी क्या होता है, A डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा। अब बताओ यहाँ पर V1 और V2 के बीच में कितना एंगल है। अगर आप डायग्राम से देखोगे तो θ1 प्लस θ2, ये रहा V1 ये रहा V2, बताओ दोनों के बीच में कितना एंगल है, θ1 प्लस θ2। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये स्टेप लिखी है। तो ये 1 स्क्वायर बराबर आ गया V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर 2V1 V2 कॉस θ1 प्लस θ2। खोल दिया मैंने इस डॉट प्रोडक्ट को, इस वाले फॉर्मूले से खोल दिया। ओके, चलिए अब देखो टक्कर हमारी कैसी है, प्रत्यास्थ बोल रहा है ना अगला, तो गतिज ऊर्जा का संरक्षण भी लगेगा। गतिज ऊर्जा का संरक्षण वही U1 स्क्वायर बराबर V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, वो हाफ M1 कट जाएंगे। ओके, अब इस इक्वेशन से और जो ये इक्वेशन हमने निकाली है, इन दोनों इक्वेशन से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर बराबर कितना आ गया, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। ये जो U1 है, U1 स्क्वायर है, इसकी जगह पे मैंने ये लिख दिया V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, ये एज इट इज़। अब देखो ये कट गए, जब ये कटे तो हमारे पास में ओनली क्या बचा, इधर 0 बचा। तो 2V1 V2 कॉस θ1 प्लस θ2 बराबर 0 बचा। ठीक है, अब देखो V1 और V2 वेलोसिटी वो तो 0 नहीं है भाई, दोनों अलग दिशाओं में गति कर रहे हैं, तो वेलोसिटी तो 0 नहीं हो सकती, लेकिन ये पूरी टर्म 0 है। इट मीन्स ये वाली टर्म क्या होगी, 0। अब बताओ कॉस 0, कॉस के अंदर कॉस थीटा 0 है, तो थीटा किस थीटा के लिए 0 होता है, जब थीटा 90 डिग्री हो ना, तो इसलिए θ1 प्लस θ2 कितना आ गया, 90 डिग्री। और बताओ यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी या नहीं, कि दोनों एक दूसरे के लंबवत गति करेंगे। तो हमने इस चीज़ को यहाँ पे प्रूफ भी कर दिया। ओके बच्चों, तो इजी सा डेरिवेशन है, लेकिन इसका कैलकुलेशन वाला पार्ट जब तक आप लोग हैंड ओवर नहीं करेंगे हैंड से रिटर्न और प्रैक्टिस नहीं करेंगे 1-2 बार, तब तक आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। इसलिए कैलकुलेशन वाला पार्ट खुद ज़रूर करिएगा, बुक से भी आप लोग ज़रूर पढ़ते रहिए, न्यूमेरिकल करते रहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल देखो फिजिक्स पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिजिक्स को अप्लाई करना इंपॉर्टेंट है, कि हम उसको कैसे अप्लाई करें। ठीक है, तो वो अप्लाई करना अगर आपने सीख लिया ना, तो आपको फिजिक्स बहुत इजी लगने लगेगी। ओके बच्चों, तो इसी के साथ हमारा इस चैप्टर का जो डेरिवेशन या थ्योरेटिकल जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, बाकी के न्यूमेरिकल्स आप लोग खुद से करते रहिए, बाकी आपको उसकी PDF प्रोवाइड हो जाएगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।